हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर वाइज, उसी के क्वेश्चन देखेंगे टॉपिक वाइज। तो हमने उसको क्या किया है, उस कुछ क्वेश्चन को टॉपिक वाइज पार्ट में डिवाइड कर दिया है और सारे क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के और कुछ एडवांस के भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए आज का हमारा है पार्ट वन है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर होंगे और जो आपका एक टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। देखिए हर टॉपिक पे क्वेश्चन बना है, लेकिन हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखा है। तो आप अगर जैसे लेक्चर देख रहे हैं, पूरा नहीं देखे हैं, इतने ही टॉपिक का लेक्चर देख के अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस तरह से किया गया है। उसके बाद कुछ लास्ट में मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे कि कहीं से भी दिया जाए। तो देखिए ये जो आज का हमारा क्वेश्चन है पार्ट 1 में, किस पे बेस्ड है, टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला का यूज कराया जाएगा इससे क्वेश्चन में, सेक्शन फार्मूला का यूज कराया जाएगा, रिजल्ट ऑन ट्रेंगल का रिजल्ट, जैसे मान लीजिए सेंट्रॉयड हुआ, आर्थो सेंटर हुआ, ये सब चीज़ें की बात है। इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उस पर क्वेश्चन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उससे स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इस तरह से जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए क्या है। इसी टॉपिक को आप प्रिपेयर करके, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, ये टॉपिक आपका प्रिपेयर है तो सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आप क्वेश्चन देखें और उसको सॉल्व खुद करें। पहले नहीं समझ में आए तो आप उसको देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहला क्वेश्चन है, इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P दिया हुआ है 1,4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P 1,4 एंड Q है, Q दिया है K,3, Q दिया है K,3, हैज Y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, Y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये है 1,4 और ये K,3 क्या कह रहा है, सुने। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का 2020 का है। कह रहा है कि पॉइंट P है और Q है, इसका परपेंडिकुलर बाई जो सेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, तो यानी आप यहाँ देखिए P है, ये Q है, ये PQ है, इसका जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, मतलब ये इस पर 90 बनाएगा और ये इसका क्या रहेगा, मिड पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का Y इंटरसेप्ट क्या मतलब हुआ यार, कि ये जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जाएगा लाइन सेगमेंट, एक लाइन होगी, इसका Y इंटरसेप्ट क्या है, -4 है। तो सबसे पहले बात क्या हुआ कि भाई आपको ये वाले जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका 1,4 का और K,3 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन निकालें और Y इंटरसेप्ट -4 ले लें। Y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, इसका जो इक्वेशन निकलेगा उसमें x = 0 पुट कर देंगे, x = 0 और y = -4। क्यों, क्योंकि y देखो ये कह रहा है, यहाँ देखिए y इंटरसेप्ट -4 है, यानी ऐसे लाइन जाई होगी तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,-4, यानी x की वैल्यू रखनी है 0 और y -4 रखनी है, तो वहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यही मतलब है इसका। तो हम लोग पहले क्या करेंगे यार, पहले निकालेंगे क्या, इसका कोई पॉइंट मान लें, ये मान लें A मान लें और ये मान लीजिए B। तो पहले AB का इक्वेशन निकालें। उसके लिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, देखें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, अब इसका इक्वेशन कैसे निकालें, कोई पॉइंट नहीं दिया है, आपको पता है ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये और ये इक्वली डिवाइड किया होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका पॉइंट, निकालने पहले मिड पॉइंट फार्मूले से। कौन मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला क्या पढ़े थे, अगर कोई मिड पॉइंट हो तो x1 + x2/2। तो देखें x1 कितना है 1, x2 कितना है K, तो 1 + K/2, ध्यान से देखिएगा 1 + K/2, x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ गया 1 + K/2, 4 + 3/2 यानी 7/2, ये आ गया इसका y कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट और जिसका स्लोप हमें पता हो। स्लोप कैसे पता है, देखिए ये जो PQ है, PQ के परपेंडिकुलर AB है। अगर इक्वेशन आप AB लिखेंगे
तो पहले स्लोप निकाल लें। तो देखें स्लोप इसका निकालें, मैं अब कैसे निकालूंगा इसका इक्वेशन यार, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट ये होता है। देखें आप लोग सही से समझने की कोशिश करो यार, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट निकाल लिए मिड पॉइंट के हेल्प से, और एम कहाँ से निकालोगे, एम निकालने के लिए ये ए बी जो है किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, तो दोनों को स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। आपने पढ़ा था दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप m है, इसका m डैश है। अरे m डैश किसका स्लोप है, पी क्यू का, तो निकालो y2 माइनस y2, इसको मान लो y2 माइनस y1। क्या पढ़े थे, स्लोप। अब देखो यही है, आराम से मैं बता रहा हूँ, पढ़े वो सब चीज़, आपको आ रहा तो जल्दी लिख कर लो। लेकिन देखो कैसे निकाले, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दिए स्लोप ऐसे निकालते थे तो यहाँ इसी हिसाब से मैं निकल रहा हूँ। y2 कितना है 3, y1 कितना है 4, x2 कितना है k, x2 कितना है, सॉरी x2 कितना है, इसी को माने हो ना, y2 इसको माने हो x1 y1, इसको माने हो x2 y2। x2 कितना है k, x1 कितना है -1, अरे 1 यहाँ -1 हो जाएगा, ये फार्मूले में लगा दिया आपने। तो क्या आ गया स्लोप, किसका आ गया ये आ गया -1 बाई k -1, किसका स्लोप आ गया, पी क्यू का स्लोप आ गया। अब हम बात करें अगर m इसके स्लोप की बात करें, इसके जो लाइन ये जाएगी ए बी का स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी की बात करें, ए बी की, तो क्या हो जाएगा, m है वो, और ये क्या है m डैश, मतलब ये -1 बाई k -1 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कट गया, m इक्वल टू k -1, m इक्वल टू k -1। ठीक, किसका स्लोप आ गया, इसका। अब यहीं पे रख देंगे और x1 y1 रख देंगे, फिर इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए क्या किया जा रहा है, वैल्यू रखो अब सारा, y माइनस y1 कितना है 7/2, m क्या हो जाएगा k -1, x माइनस x1, x देखिए ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला, x1 कितना है, x1 है माइनस x1 होता है ना, k + 1/2। ध्यान से यार देख लो इसको, ये हो गया स्लोप जो यहाँ निकाला था k -1, y माइनस y1 कितना होगा 7/2, m हो गया x माइनस x1, इस फार्मूले से x1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, k + 1/2। ठीक, अब y इंटरसेप्ट क्या दिया है -4, तो पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट देने का मतलब देखो ऐसे जाएगा लाइन यहाँ -4, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y -4 होगा, इंटरसेप्ट का मतलब ये -4 कट करेगा तो 0 -4, तो 0 -4 वही तो हुआ, x को वैल्यू 0 y को वैल्यू -4 पुट कर दो, आपका जो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो देखिए आपने क्या किया, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे और ये पुट करोगे -4, तो जब -4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, जब -4 पुट करोगे तो ये -4 -7/2, -4 7/2, और यहाँ पे हो जाएगा k -1 और यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या रहेगा, बचा रहेगा k + 1/2 बचा रहेगा। अब देखिए उधर से ये हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करेंगे -8 और ये -15/2 हो जाएगा, माइनस का 15/2 हो गया, और वहाँ देखो ये माइनस बाहर ले लेंगे, k + 1 k -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया k² -1, अरे a + b a - b a² - b² डिवाइड बाई 2 तो रहेगा, ये 2 और ये कट गया, तो 15 इक्वल टू k² -1, तो यहाँ से k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा +-4। अब यार दोनों दिया हो तो दोनों, अगर कोई एक दिया हो तो ये एक ऑप्शन हो जाएगा उसमें से, k इक्वल टू +-4, तो अगर 4 दिया प्लस का तो प्लस का भी ले सकते हैं, अगर दोनों दिया है तो दोनों +-4 दोनों हो सकता है k की वैल्यू इस तरह से। ठीक है, अगर y इंटरसेप्ट वो हो तो आपको इस तरह से इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ट्रायंगल ABC है जो वर्टेक्स ए दिया, ABC बना लेते हैं, और वर्टेक्स ए दिया हुआ है -1,7 ए दिया हुआ है, B दिया हुआ है -7,1 B है, B
और सी दिया हुआ है 5 कामा -5, 5 कामा -5। देन आर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट, मतलब आर्थो सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए जब हम लोगों ने आर्थो सेंटर वाला टॉपिक डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, किया गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 लेक्चर नंबर 2 में, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे फार्मूले और चीज़ें बताई गई थी। लेकिन हम लोग लाइन का इक्वेशन, हम वहाँ बताए थे कि लाइन का इक्वेशन पढ़ लेंगे तो आर्थो सेंटर निकालने का क्या तरीका होता है। तो कुछ नहीं, आर्थो सेंटर होता क्या है, आर्थो सेंटर होता है क्या, परपेंडिकुलर दो ड्रा करते हैं किससे, वह किसी वर्टेक्स से किसी साइड पे, यानी ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड होता है। तो जैसे मान लीजिए एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो मान लीजिए एक यहाँ से आपने ड्रा कर दिया एक एल्टीट्यूड, ऐसे यहाँ पे मान लो D और एक यहाँ एल्टीट्यूड F, तो क्या हो गया, ये D हो गया F हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, बस दो के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल दिया जाए आपका आर्थो सेंटर आ जाएगा। तो दो को इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, अगर हमें इक्वेशन पता चल जाए, किसका किसका इक्वेशन पता चल जाए, CF का एंड किसका AD का अगर इक्वेशन पता चल जाए, CF का और AD का इक्वेशन पता चल जाए तो हम लोग आर्थो सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ आर्थो सेंटर निकालने के फार्मूले पढ़े हो, लेकिन अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं और आर्थो सेंटर निकालना हो तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है और फार्मूला यूज करके इजीली निकाला भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपको जो कॉन्सेप्ट है उससे निकाला जाएगा। यहाँ से ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है परपेंडिकुलर, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं होता है आर्थो सेंटर। तो अगर हमें किसी तरह से CF का और AD का इक्वेशन मिल जाए, मैंने उनका इक्वेशन मिल जाए XY में, तो दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, जो XY की वैल्यू आएगी वही आर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं AD की बात करें। AD की अगर हम बात करें तो देखिए AD एक पॉइंट से पास कर रहा, अगर इसका स्लोप मिल जाए ना तो AD का इक्वेशन निकल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा कैसे, देखिए पहली बात AD किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। AD किसके परपेंडिकुलर, BC पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू देखिए इस तरह से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट और जिसका स्लोप हमें पता है। स्लोप पता कैसे होगा, अगर इसका स्लोप m है तो अगर ये BC का स्लोप पता चल जाए तो m1 इंटू m2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि BC और AD क्या है, BC परपेंडिकुलर किस पे है, अरे AD परपेंडिकुलर BC या BC परपेंडिकुलर AD, बात एक ही है। तो हम अगर बात करें पहले पॉइंट तो पता है, ये पुट कर सकते हो, पहले स्लोप निकालने किसका, BC का। तो स्लोप आप BC की बात करेंगे, BC की, तो देखिए स्लोप BC का y2 माइनस y1, तो y कितना है 1, y2 1 मान लिया जाए तो y1 कितना हो जाएगा -5, तो -5 और बीच में होता है माइनस, और एक फार्मूला क्या लगाना है यार, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लगाना है। देखो फार्मूला तो पता ही है यार, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 1 माइनस 5 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 माइनस 5, तो ये कितना होगा, ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब देखिए ये m है और BC का स्लोप कितना आया -1/2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, m इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। यानी अगर हम बात करें AD का स्लोप कितना आ गया, ये स्लोप अगर AD यहाँ लिख लिया जाए AD तो कितना आ गया 2 आ गया। और देखो हड़बड़ी में जो लोग मैंने इनको आ रहा हो तो जल्दी जल्दी कर ही लेंगे, जो जिनको नहीं है तो बेसिक आराम से समझो, ये मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आता वो भी समझ जाएँ कि कहाँ कैसे यूज हुआ है। ऐसे स्पीड से कोई मतलब नहीं है, आप आराम से समझो रहोगे तभी कर सकते हो। तो AD इक्वल टू 2 आ गई, AD का स्लोप 2 आ गया, तो AD का इक्वेशन निकालेंगे यार। तो AD इक्वेशन कैसे निकालोगे, देखो y माइनस y1, तो y1 कितना आया 7, m कितना आ गया, हमने सब कुछ काम कर किया कैसे परपेंडिकुलर है क्या है निकाल लिया, कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दोगे। x माइनस x1 कितना है भैया, यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा यार, ख़त्म। तो y माइनस 7 वहाँ हो जाएगा 2x + 2, तो इसको सिंपलीफाई कर लो, इसको इधर लेते आओ, उसको उधर ले जाओ, 2x माइनस y, ये देखो -2 इधर है, अरे सॉरी +2 है, इधर आएगा -2 हो जाएगा, -7 है तो -9। ये आ गया इक्वेशन आपका किसका, AD का इक्वेशन आ गया। अब इसी तरह से हम लोग किसका इक्वेशन निकाल लेंगे, अभी इसे रखे रहेंगे, किसका इक्वेशन निकाल लेंगे CF का।
तो यही काम करते हैं सी एफ के लिए, इस इक्वेशन को रहने देते हैं, ये सब चीज़ें इतनी आई हैं। अब हम बात करते हैं सी एफ के इक्वेशन की। सी एफ के लिए तो पहले सी एफ किसके परपेंडिकुलर है, हमें पता है सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो स्लोप आप ए बी निकाल लो, स्लोप ए बी का स्लोप एम ए बी, क्या एम ए बी, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई टू 7 हो गया, वाई वन 1 हो गया, x2 माइनस x1, तो x2 यही होगा -1, और ये भी -7 है तो +7 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा 6, नीचे कितना बचेगा प्लस का 6 ऊपर प्लस का 6 नीचे, कितना आ जाएगा 1। तो अगर बात करें इस लाइन का स्लोप करें, इसका m मान लें या m सी एफ मान लें, और ये 1 है इक्वल टू -1, तो यानी एम सी एफ कितना आ गया -1। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 कितना है, y माइनस y1 कितना है, y1 माइनस 5 है तो +5 हो गया, इक्वल टू m y माइनस y1, तो यहाँ माइनस का था प्लस हो गया, m कितना है -1, x माइनस x1 कितना है, यहाँ पे 5 है तो x माइनस 5। अब ये इक्वेशन क्या आ गया, -x यहाँ पे +5, देखिए यहाँ पे -x होगा, ये +5 होगा, ये 5 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू -x। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बस क्या करना है, y इक्वल टू -x पुट कर दो यहाँ पे, काम खत्म। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। पहले आपका फर्स्ट ये आया था AD वाला, ये किसका है, CF का है। अब ये पुट कर दो, पुट कर देते हैं इसमें, -y इक्वल टू -x पुट कर रहे हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पुट करिए, यहाँ पे -9 है, और जहाँ पे ये x ऐसे रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे माइनस जहाँ पे y है वहाँ -x रखेंगे तो +x हो जाएगा, तो यहाँ से 3x इक्वल टू -9, x इक्वल टू कितना आया -3, यानी सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -3, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -3, और यही -3 यहाँ रख देंगे x की वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा +3, तो यानी सेंट्रॉइड क्या हो गया -3, सॉरी सेंट्रॉइड कह रहे हैं, आर्थो सेंटर क्या हो गया -3, आर्थो सेंटर हो गया इसका, ठीक है। यही निकालना था आर्थो सेंटर। तो हम लोगों ने क्या निकाला, दो लाइन के दो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन निकाला, उनका इक्वेशन निकाल के, तो इस तरह निकालते हैं। और जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बता सकता है, उसको उसी बेसिस पे समझा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें अब, क्या है इसमें, लेट ओ दिया है 0.0, ओ दिया है 0,0, लेट ओ 0,0 एंड ए 0,1 बी टू फिक्स पॉइंट, ये दो फिक्स पॉइंट है, ओ है 0,0 एंड ए है यहाँ पे, एंड ए 0,1, देन लोकस ऑफ पॉइंट पी, दो फिक्स पॉइंट है, देन लोकस ऑफ पॉइंट पी का लोकस निकालना है, सच डेट पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, AOP इज 4, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 4 दिया है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, दो फिक्स पॉइंट है, O है 0,0, A है 0,1, A 0,1 ही ना, हाँ 0,1। तो कह रहा है अगर पेरीमीटर इसका 4 हो तो P का लोकस बताओ, यानी ट्रायंगल बन रहा होगा। अब देखिए अगर पॉइंट ऐसे 0,1 में हो तो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वो होता है ग्राफ टाइप का, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसका बना लिया जाए तो और अच्छा रहता है, इजीली निकल जाएगा। और नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सब ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन है ये पॉइंट और ये 0,1 है, तो इजीली ड्रा कर सकते हो तो ड्रा कर लो, नहीं अगर होता तो छोड़ दिया जाता। यहाँ पे है आ गया, और यहाँ देखिए 0,1 का मतलब कहाँ पे, y एक्सिस पे 0,1। अब देखिए ये है और इसमें और तो कुछ नहीं बोला है ना, p। अब देखिए p यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, तो चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ p कुछ कहा नहीं है कि p किस क्वाड्रेंट में है, तो इधर भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे बनेगा, ये 0,0 है तो p यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो यहीं पे ले लिए। अगर x एक्सिस पे कहा होता पॉजिटिव में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ लेते। ये y माने y डैश हो गया ये, और ये y। तो सुनिए p का क्या h, k, देखिए h, k
सोल्यूशन में आप चल रहे हो, ये एच कामा के क्यों माने हो यार? क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है उसको एच कामा के माना जाता है, उसी को एलिमिनेट किया जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, ऑल साइड का सम कितना आना चाहिए, 4। पेरीमीटर दिया है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ये 4 देने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब ये सब चीज़ें हटा दिया जाए, क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ आपको दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है, यानी दिया है ओपी हो गया, और ये पॉइंट क्या था, ए था, तो ए होगा पॉइंट ए, हाँ, ओपी प्लस ओपी प्लस एपी प्लस ओए इक्वल टू 4, ये पेरीमीटर होता है ट्रायंगल के ऑल साइड का सम। तो एक साइड ओपी हो गया, दूसरा एपी हो गया, तीसरा ओए हो गया, तो इनके साइडों का सम कितना हो गया, 4। तो अब इस हिसाब से इसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो देखिए यहाँ बना लिया गया, तो आपको सबको पता चल गया कि ये ए ओ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ओ ए की वैल्यू 1 है, तो वहाँ रख दो। और हम बात करें ओ पी की और इसकी, तो इसकी निकाली जा रही है, तो निकालते चल रहे हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जाएगा। ओ पी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट ओ पी का डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो देखो यार 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एच स्क्वायर ही आ जाएगा, और 0 माइनस के का करेंगे या के माइनस 0 का करेंगे तो के स्क्वायर ही आ जाएगा। अरे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जल्दी से रूट में क्या लिख दें, एच स्क्वायर के स्क्वायर, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए यार, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी एच का होल स्क्वायर, 0 माइनस के का होल स्क्वायर यानी के का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ओपी की वैल्यू। बात करें एपी की, तो एपी में ध्यान देने वाली बात है, देखिए एपी में 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में तो रहेगा ही यार, इसको इधर लिख के जगह की थोड़ी दिक्कत। देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का या y1 माइनस y2 का पहले लिख लो, तो हम पहले लिखें k माइनस 1, देखिए यहाँ पे k है y2, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले किसी को लोगे वही आएगा, 1 माइनस के का भी होल स्क्वायर करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर लगा है तो माइनस कॉमन लो फिर वही आ जाएगा। और यहाँ पे 0 माइनस एच का करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एच का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जगह की थोड़ी दिक्कत है, तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे, सुनिए यहाँ पे 1 लेंगे और उधर जाके माइनस कर देंगे, 3 आ गया। ध्यान देना यार, ओ ए की वैल्यू 1 है, यहाँ से डिस्टेंस तो 1 है ना, तो हमने ओ ए की वैल्यू 1 रखा, तो ये जो 4 था उधर जाके माइनस होकर कितना आ गया, 3। अब हम बात करेंगे इसका, देखो एच को एलिमिनेट करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात देखिए ये है, जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अभी यही स्क्वायरिंग बोथ साइड करने लगोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab रूट में रूट आने लगेगा। ऐसा करो कि चीज़ें उधर कुछ भेजो ताकि छोटा हो आपका स्क्वायरिंग, प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। तो देखिए मैं इसको यही रहने दे रहा हूँ, जैसे अब यार इसकी तो कोई ज़रूरत खास है नहीं, तो इसको हटा ही दिया जाए, ये तो समझना था तो हो गया काम। देखिए अब बात क्या किया जाएगा, इसको रहने दो यहीं पे, रूट में k माइनस 1। सलूशन देखो प्रॉब्लम क्या होती है, पहले तो आपको समझना है क्या करेंगे। अभी जो कर रहे हो ना, इसको भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है यार, कैलकुलेशन इतनी गलती होती है, पता ही ये सबको है। उसी में किसी अगर 100 बच्चे मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मुश्किल से उसमें से 50 का भी सही आ जाए तो सही हो जाए, आधे लोग से ज़्यादा लोगों को गलत हो जाता है। रीजन क्या है, कहाँ ध्यान से कर रहे हो, झोंक दे रहे हो, उठाओ कुछ भी उसी में। तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ रहने दोगे, उसको उधर ले जाओगे। कैलकुलेशन भी बहुत ध्यान से करो, पहले समझना फिर कैलकुलेशन समझना, तभी कुछ हो पाता है। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो रूट हट गया, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। 2 टर्म था, यहाँ एक ही टर्म था तो रूट हट गया, वहाँ 2 टर्म है तो उसका होल स्क्वायर लगेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 9, जब बी स्क्वायर करोगे तो पूरा रूट। अरे देखिए यहाँ पे एक जो है, एक k है एक h है यार, उसमें दोनों k लिख दिए हैं, एक k एक h ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर h स्क्वायर, खाली रूट हटेगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है रूट k स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, देखें अब इसको खोलिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से थोड़ा इधर सरक जाइए, तो यहाँ से कर रहा हूँ, इसी वाली चीज़ यहाँ से कर रहा हूँ। देखो k स्क्वायर, इसका k स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, 2 k की वैल्यू, k a क्या है k, b कितना है 1, तो 2ab प्लस h स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। उधर देखो 9 k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट k स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से k h गया, यहाँ क्या आया यार, यहाँ देखो आया है
माइनस यहाँ 1 बचा है, ये 9 को इधर लेते आओ, 9 को इधर लेते आओ तो -8 हो जाएगा। 9 को इधर लाओगे 1 बचा है -8 और -2k, ठीक है। और ये क्या बचा है -6 √k² और h² k²। अब देखिए यहाँ पे माइनस कामन ले लो, 2 कामन ले लें, -2 कामन ले लें तो -2 कामन लेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, -2 कामन ले लिए 4 + k हो गया और यहाँ पे -6 है ही तो क्या हो जाएगा k² h²। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 3। अब स्क्वायरिंग बहुत सारे फिर करेंगे, अब ऊपर तरफ करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो ऊपर रफ करना पड़ेगा तो फिर देखो फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन क्यों करेंगे, अभी कहाँ रूट हट गया है, यही पे थोड़ी छोड़ेंगे, अगेन करेंगे, अभी और चीज़ें होंगी। तो क्या होगा, यहाँ 3 आया है, यहाँ पे 4 + k है तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगेगा, फिर 16k², अरे a + b का होल स्क्वायर, सॉरी 16k नहीं, यहाँ पे होगा 16 + k², a² + b² + 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 तो रहेगा, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू k है तो 8k हो जाएगा, 8k। और उसके बाद उधर की बात करेंगे, यहाँ पे 3 आया है तो 9 हो जाएगा, 9 और ये रूट हट जाएगा k² h²। अब देखिए बात करें हम इसके पूरे उसकी, इसे पूरे खोल दिया जाए सही से तो k² + 8k + 16 और उधर जाएगा 9k² + 9h²। तो देखिए k² को उधर सबको उधर ले जाइए तो यहाँ पे वो चीज़ पहले लिख रहे हैं 9k² क्या उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। सुनिए ये k जाएगा उससे एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8k², ठीक है 8k² और + 9h² -8k -16 = 0। अब ये लोकस आ गया, अब इसमें h की वैल्यू क्या रखेंगे x और k की वैल्यू y, यहाँ पे x h की प्लेस पे और y किसके प्लेस पे k के प्लेस पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो x वाले को 9x² + 8y² + 8y² -8y -16 = 0। आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। हाँ तो ये देखिए 16 को उधर भेज दिया है ऑप्शन में, 16 उधर भेज सकते हैं, तो इस तरह से जो भी ऑप्शन है आप मैच करा लीजिए। तो ये था पॉइंट P का लोकस। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है लेट आर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी है, ए दिया है, आर्थो सेंटर है, ये कितना है -3,5 और सेंट्रॉयड बी दिया है 3, सेंट्रॉयड बी दिया है 3,3 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। इफ सी इज सरकम सेंटर, सी क्या है, सी है सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है ऑफ दिस ट्रायंगल, देन रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेगमेंट AC डायमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेगमेंट AC क्या डायमीटर, AC डायमीटर हो तब। देखिए ये क्या है आर्थो सेंटर है और ये क्या है सेंट्रॉयड है और C क्या है सरकम सेंटर है। तो हमें पता है कि अब देखिए ये कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, आपको कह रहा है पहले इसको बना लिया जाए, क्या कह रहा है, ये यहाँ पे आर्थो सेंटर है जो दिया है -3,5 और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है सेंट्रॉयड है B है कितना दिया हुआ है 3,3 और एक यहाँ पे दिया है क्या सरकम सेंटर C दिया हुआ है, सरकम सेंटर C, इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। तो कह रहा है कि ये सब ऐसे चीज़ें हैं, सरकम सेंटर है वो है, तो कह रहा है कि इस सर्कल का जो डायमीटर होगा ये होगा AC, डायमीटर क्या होगा AC, तो AC डायमीटर है तो उसका रेडियस बताओ। अगर AC डायमीटर है तो उसका रेडियस, मतलब ट्रायंगल का आर्थो सेंटर दिया है, सेंट्रॉयड दिया है, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, लेकिन बोल दिया है कि जो आर्थो सेंटर था यानी A और सरकम सेंटर जो C था, AC जो हुआ वो उसका डायमीटर हुआ, तो क्या बताओ उसका रेडियस।
तो सुनिए, रेडियस बताने के लिए आपको अगर किसी तरह सी का कोऑर्डिनेट निकल जाए तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए सी का डिस्टेंस निकाल दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यही काम किया जाएगा। तो अब देखिए ये चीज़ कैसे निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में या 3 में होगा, उसको आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरी वीडियो जो उसमें बताई गई है कि जो सेंट्रॉयड होता है आर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये पता है तब तो आप इजली सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये सब चीज़ों याद रखो, कहाँ किसका यूज हो जाएगा ना, कोई पता नहीं है किसी को। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब जो है हम सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट निकालने चल रहे हैं हम लोग। तो देखें कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप सी का कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, क्या मान लें, एच का के मान लें, एच का के मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा था इसका निकालने के लिए 3 = ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखें, क्या है ये m1 है, m1 x2 तो यानी 2h, हाँ सही है, m1 x2 x कोऑर्डिनेट निकाल लो, 3 के इक्वल क्यों कर दिया गया, वो हम लोग निकालते थे ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट। अब ये वाला दिया है, ये निकालना है, m1 x2 प्लस क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1, तो ये 1 और ये कितना है -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा डायरेक्ट -3। सुनिए ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या होता है m1 x2 तो 2h हो गया, m2 x1 तो 1 × -3 लिख दिया गया, डिवाइड बाई m1 + m2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो यहाँ पे जाके 9 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ 9h - 3, तो यहाँ से इधर आ गया, ये कितना हो गया 12 = 2h, h की वैल्यू कितनी आ गई 6, यहाँ से h की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ 6 लिख लो, h की वैल्यू 6 आ गई। अब k निकाल लेते हैं, उसी तरह यहाँ भी 3 रखेंगे, क्या होता है m1 y2 प्लस क्या हो जाएगा m2 y1 तो 5, m1 + m2 यानी 3, 2 + 1 3, ये कितना होगा 6। देखिए इधर जाके सॉरी 6 नहीं 9 होगा, 9, और देखो यार ये 9 हो गया, इधर लिख देते हैं, ये हो गया 9, इधर जाएगा 9 और आप 5 इधर लाओगे माइनस में, 2k इधर बचेगा 4, 2k = कितना आ गया 2k = 4, यानी k = कितना आ गया 2, 2k = 4 यानी k = 2 आ गया। तो इसका क्या आ गया 6, 2, इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई, मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट का आ गया। अब AC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस AC ये आ गया 2 ना, अब AC का डिस्टेंस निकालते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, डायमीटर आ जाएगा। तो AC निकालते हैं, अंडर रूट क्या होता है x1 - x2 का, रुक जाइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x1 - x2 देखो 6 - 3, देखिए -3 यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 - 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, AC की वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो ये कितना आ गया √90। अब 90 को क्या लिख सकते हैं 10 × 3, देखिए 90 लिख सकते हैं 10 × 3, और 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 10 × 9, देखिए 90 को 10 × 9 लिख सकते हैं, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 3 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस। ये तो हो गया डायमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, इसी में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 √10, 3/2 √10 यूनिट उसकी क्या आ जाएगी रेडियस, आंसर में मिला लीजिए। या ये इस तरह से लिख सकते हैं, अभी आंसर कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर ये अंदर ले जाते 2, तो ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर आंसर ये नहीं दिया हुआ है तो आप अगर 3 को रहने दो, अगर 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो 10/4 जाएगा, तो ये 3 रूट यहाँ से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5/2, तो 5/2। देखिए ऐसे भी दे सकता है आंसर,
ये मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो अगर हमने 2 से डिवाइड किया लेकिन अगर वो 2 को अंदर ले जाएगा तो 2 बाहर आया है, इसका मतलब अंदर क्या रहा होगा 4, तो 10 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से काट के 3 रूट अंडर रूट 5/2 शायद इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 2 लाई एबव एक्स एक्सिस। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दी हुई है, साइड दी हुई है 2, लाई एबव एक्स एक्सिस एंड 1 वर्टेक्स एट वर्जिन। एक वर्टेक्स वर्जिन है, वर्जिन पे है। इफ वन ऑफ द साइड पासिंग थ्रू वर्जिन and making 30 with positive direction of x axis, making 30 with positive direction of x axis, the sum of x coordinate of the vertex of square is। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया जाए तो भी सही रहेगा। तो देखिए ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक स्क्वायर जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 है जिसकी साइड, और ये कह रहा है कि जो है इसका एक वर्जिन से पास कर रहा है और इसे 30 बना रहा है, यानी एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये 30 बना रहा है। दूसरा साइड देखिए क्या होगा, आपको पता है कि इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है सारे साइड ये वाले। तो ये कैसे, अब ये स्क्वायर ऐसे बन गया, ये स्क्वायर आपका बन गया, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो वर्टेक्स इसका क्या हुआ, देखिए ए ओ मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी सी। तो कह रहा है सारे का एक्स कोऑर्डिनेट को निकालो, सारे के एक्स कोऑर्डिनेट का सम निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए ये अगर 90 होगा पूरा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए पहले यहाँ बात समझिए, ये आप ऐसे मिला दिया जाए अगर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल, और डायगोनल जो है डायगोनल हो जाएगा तो यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिगर ध्यान से देख लीजिएगा कि इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 45, क्यों टोटल 90 है, ये हो गया 45। और देखिए ये कितना एंगल होगा, ये देखिए 40, ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो 30 + 90 ये कितना हो गया 120। तो ये कितना बचेगा 60। अरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जा रहा है 120 हो जा रहा है, तो ये 60 होगा। ठीक है, तो किस तरह का यूज करके क्या करके हम लोग इसको निकालेंगे यार। देखिए आपको थोड़ा बहुत और चीज़ें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, कुछ हुआ, ये सब चीज़ों को भी पता होना ज़रूरी होगा। अब जैसे मान लीजिए हमको क्या करेंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या मतलब हुआ, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट निकालें चाहे ना निकालें, हमें एक्स कोऑर्डिनेट का सम पूछा गया है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम पूछा है ना हाँ, सम एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स से निकाल लें, वाई निकालने की जरूरत नहीं, चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, देखिए अगर ये डिस्टेंस x मान लें, x1 मान लें, डिस्टेंस यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 मान लें, तो हम x कोऑर्डिनेट यहाँ का x1 मान लें, तो कैसे निकाल लेंगे। और ये पता है ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक क्या है, ये साइड 2 दिया है ना, तो यहाँ तक कितना दिया है 2 दिया है, तो इस ट्रायंगल में क्या लगा दें, ये इसको ड्रा किया गया 90 है, तो ये ट्रायंगल में क्या लगा दें cos 30 = क्या हो जाएगा, cos 30 = परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है x1 है, हाइपोटेनियस कितना है 2 है, cos 30 कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पे x1 यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे x1 रखे रहो, कितनी आ गई √3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट √3 आ गया। ठीक है, तो इसको अब हटा दिया जाए, इस देखिए इस तरह निकाल दिया गया यार, ये डिस्टेंस निकाल लिए, अगर ये डिस्टेंस निकाल ले तब ना ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना आ गया √3। अभी सबका सम करना है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या मान लें, x2 मान लें। अब देखिए y1 भी निकालना चाहते तो कैसे ले लेते, ये परपेंडिकुलर है तो साइन लगा देते, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, वहाँ y1 भी निकल जाता, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का सम निकालना है तो हम x ही निकाल रहे थे, तो ये आ गया इसका। अब उस तरह से इसका निकाल लो यार b का, तो b का कैसे निकालेंगे, देखिए सेम प्रोसीजर है b के लिए। अगर आप b का निकालने चल रहे हो तो किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए b का निकालने का मतलब ये वाला डिस्टेंस देखिए ऐसे बना रहे हैं। अब फिगर कोई बहुत बढ़िया VIP तो बन नहीं पाया है कि वो उसी तरह हो जाएगा। देखिए
इस तरह निकालोगे तो फिर वही हाल होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, उसमें अगर दिक्कत हो रही होगी, ऐसे पॉइंट बी है, तुम्हारा पॉइंट बी है, और हम जो ये लाइन ड्रा किए हैं ऐसे किए हैं, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 30, और ये हो गया 75 हो गया। और ये जो है ये क्या होगा, अब ये एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो डायगोनल होगा किसका, स्क्वायर का। ये स्क्वायर की साइड थोड़ी है, डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं। अरे यार क्या होता है, ए वाला साइड और ये वाला साइड, क्योंकि ये 90 होता है तो हाइपोटेन्यूस की तरह होगा ए स्क्वायर, तो हम लोग निकाल लेते हैं ए बाहर √2, यानी ए √2 होती है। ए √2 का मतलब यहाँ ए क्या है, साइड है, यानी डायगोनल का लेंथ कितना होता है 2√2 हो गया। तो यहाँ पे भी वही करना है यार, यहाँ पे भी वही करना है। कैसे, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, अरे भाई यहाँ के पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, यहाँ पे x2 लिया गया है ना, x2, तो क्या, और ये कितना है 2√2, तो क्या लेंगे cos 75 क्या होता है, cos 75 क्या हो जाएगा x2/2√2। अब एक बात यहाँ फंस रही है, जैसे हम लोगों को 90, 30 ये सब चीज़ें याद होती हैं, तो cos 75 की वैल्यू कहाँ से निकाला जाए, ये तो याद नहीं होती है। तो देखें अब भाई यहाँ तो आपको निकालना ही पड़ेगा, या और कोई मेथड सोचोगे तो भी दिक्कतें है आएगी, निकालना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। cos 75 निकालने के लिए क्या कर दिया जाए, 45 + 30 हो गया 75, तो cos A cos B, और यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए साइन B, तो उस तरह करके निकालोगे तो cos 75 की वैल्यू आती है √3 - 1 / 2√2, x2 यहाँ हो जाएगा। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ यार, अब यहाँ से एंगल तो 75 बना रहा है, तो आप 75 ही लेना पड़ेगा, निकलेगा तो इसी तरह से, तो 75 की वैल्यू नहीं किसी को याद होती है उस तरह से, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे, cos A + B, तो cos A cos B माइनस साइन ए साइन B करके, तो क्योंकि cos 45 या sin 45 या cos 30 sin 30 की वैल्यू पता होती है, तो वहाँ से साल करोगे तो यही आएगा, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ x2 की वैल्यू क्या आ गई यार, √3 - 1, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट जो आया √3 - 1, मतलब x2 आ गया, √3 - 1 आ गया है, ठीक। अब एक बचा हुआ है c का, तो c का ये वाला है, यहाँ क्या मान लें, x3 मान लें, और यहाँ y3, तो हमको y3 निकालने रहे, हम खाली x कोऑर्डिनेट निकाल लें, क्योंकि x का सम पूछा गया है। निकालना हो तो उसी तरह वो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, साइन लगा देंगे, तो वो परपेंडिकुलर वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इतनी। अब हम बात करें अगर उसकी, इसकी c वाले की, x3 वाले की, फिर वही है, ये ट्रायंगल बन गई, यहाँ से डिस्टेंस चाहिए x3 यहाँ से चाहिए, तो x3 यहाँ से निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आपको ये पता है ये कितना है 2, तो यहाँ क्या लगा दें, cos 60 क्या, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से cos 60 कितनी होती है 1/2 cos 60, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें ये निकालना है और ये 60 है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से जो आ जाएगा x3 60 ही होगी ना, 120 है ये पूरा, तो ये 60 है, तो यहाँ से cos लगाएंगे तो यही आएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा cos 60 1/2, तो यहाँ से कट के कितना आ गया x3 1 आ गया। देखिए अरे यार cos 60 1/2, तो 1/2 इक्वल में रखोगे, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। यहाँ पे x3 कितनी आ गई 1 आ गई, यहाँ 1 लिख दो इक्वल में, अरे ऐसे तो बड़ा भद्दा हो जा रहा है, x3 = 1 यहाँ पे आ गया। अब सबका यहाँ तो दोनों का 0,0 है, तो ऐड करने हैं, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो किसको सम करोगे, x2 अरे x1 x2 x3, इसको x4 मानोगे तो यहाँ का क्या है 0 है, तो कोई मतलब नहीं है, कितना है √3 है x1, x2 कितना है √3। अब एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली है, देखिए 1 आई है, लेकिन ये किधर है, इस साइड है, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा -1। अभी ऐड करते समय अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू √3 हो गई, इसकी √3 - 1। अगर हम लोग जो x1 ये निकाले हैं तो मैग्नीट्यूड निकाला है, लेकिन देखिए अगर क्योंकि उसने बता दिया है कि कहाँ से कौन पास करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कन्वेंशन वो बताया है, तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस साइड है, तो इसको क्या ऐड जब करा जाएगा तो माइनस लिया जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इधर का क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिया जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए ये क्या हो जाएगा 2√3 - 2। अगर आपने इसको प्लस लिया होता, कट के 2√3 आ जाता, तो वहीं आपका क्वेश्चन क्या हो जाता,
वहीं पे आपका आंसर हो जाता गलत। ये आंसर आपका सही है 2√3 - 2। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए आपको कोऑर्डिनेट के बारे में तो बताया था ना कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये कहाँ है क्या नहीं है, तो आपको भी ध्यान देना है। अब वो आ गया है तो आँख बंद करके वही झोंक नहीं दिया जाएगा, वो समझना है कि इधर है तो लेना है। और माइनस आप चाहते तो -x3 यहाँ लिख लेते पहले से, क्योंकि इधर का कोऑर्डिनेट माइनस होता है तो माइनस में वैल्यू भी आ जाती, और नहीं भी लिखे हो तो समझ लो कि उधर है तो माइनस आएगी। ठीक, तो ये था इधर, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 2√3 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है let L be the line passing through point P। कोई लाइन L है जो पॉइंट P से पास कर रही है और उसका क्या है 1,2 such that intercepted segment between coordinate axis इज बाइसेक्टेड एट P। मतलब क्या कह रहा है, देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सुनिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कह रहा है ये उस लाइन का मिड पॉइंट है। क्या बोला है, लेट L बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P से पास कर रहा है, सच दैट इंटरसेप्टेड सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P। मतलब ये जो सेगमेंट जाएगी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये पॉइंट P इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका 1,2 है और ये क्या है, L है। फिर उसके बाद बोल रहा है इफ L1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू L। L1 एक लाइन है किसका है, परपेंडिकुलर टू L, एंड पासिंग थ्रू -2,1 देखिए -2 एक्स एक्सिस पे -2,1 से पास कर रही है। एक लाइन L1 है और इसको परपेंडिकुलर है, यानी ये है L1 इसके परपेंडिकुलर है और -2,1 से पास कर रही है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, L एंड L1 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से जो क्वेश्चन लिखा है यार उसे पढ़ लो क्या कह रहा है, तब यहाँ आप समझो। वो कह रहा है कि P एक पॉइंट है, ठीक है, जो P एक पॉइंट है, मतलब पहले L तो एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट P है जो इस कोऑर्डिनेट का जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये लाइन जो जा रही है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये पॉइंट जो P है यहाँ पे लिखा गया है, ये इस लाइन का अगर उसको A मान लिया जाए, B मान लिया जाए तो क्या है, मिड पॉइंट है। तो एक बात यहाँ ध्यान से देखने वाली है, हम लोग जब इंटरसेप्ट का इक्वेशन, ये L का इक्वेशन बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे, इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन पढ़े थे हम लोग। तो पहले देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A,0 और यहाँ का होता है 0,B। तो इक्वेशन ऑफ L क्या होता, L का इक्वेशन क्या हो जाता, x/a y/b = 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे A भी थोड़ी दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो वहाँ से A भी तो निकाल सकते हो ना। कैसे, ये मिड पॉइंट है, 1 हो जाएगा। x1 + x2 / 2, तो x1 A है, x2 ये 0 है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई यार, 2 आ गई। उसी तरह से ये देखिए दिया है तो y1 + y2 / 2, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई यार, 4। तो यानी ये इक्वेशन L की क्या हो गई, L की इक्वेशन x/2 y + y/4 = 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें, 2x + 2y = 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2x + y = 4। सिंपल सा इक्वेशन आ गया, 2x + y = 4। किसका, ये किसका इक्वेशन है, L का। अब हमें L1 का पता कर लें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। ये किसका इक्वेशन है, L का। अब हम बात करते हैं L1 के बारे में। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यार, क्योंकि इसी तरह लगेगा इसका, भाई आप यही बोल रहा था तो ये पॉइंट निकाला जाएगा मिड पॉइंट से, क्योंकि P जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए हम दूसरा क्या कह रहा है, L1 इससे पास, L1 का इक्वेशन कैसे निकालोगे यार, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो क्या हुआ, यानी देखो हम तुम लोग को थोड़ा और बताया जाए यार। देखो यहीं से इस लाइन का निकल गया ना, तो ज़्यादा झंझट मत
पालो। इस लाइन का इक्वेशन निकल चुका है इसका, तो इसका निकालने के लिए इसी के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, तो क्या है इक्वेशन ऑफ L1 की बात करें, L1 किसके परपेंडिकुलर है, L के। तो देखो क्या बोले थे हम, आप जाना उसमें देखना जिसमें बताया गया है कि अगर कोई लाइन दिया है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट को चेंज करते हैं एक्स वाई को और एक का साइन चेंज करते हैं। तो कैसे, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट को चेंज करो, या तो यार मैं बता रहा हूँ दोनों तरीका, पहले इसे देखो, कोफिशिएंट को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट को चेंज करो तो यहाँ पे हो कोफिशिएंट को चेंज करोगे x और 2y होगा और y का हमने साइन भी चेंज कर दिया, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। सुने उस वीडियो में जाके देख लेना, यह बताया गया कि कोई लाइन दिया हो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक्स वाई के कोफिशिएंट का इंटरचेंज कर दो और किसी के एक के साइन को इंटरचेंज कर दो, साइन को बदल दो, चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या किया गया है, कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया गया, यहाँ पे देखो था 2 तो 2 चला गया वाई के पास और ये तो एक के मायने हमने बताए थे कि किसी एक को चेंज करना, तो हम वहाँ बताए थे कि वाई वाले को हमेशा चेंज करना, तो हमने वाई वाले को यहाँ चेंज कर दिया, प्लस लेमडा इक्वल टू 0 या प्लस के इक्वल टू 0 कुछ भी। अब ये कहाँ से निकालेंगे के की वैल्यू, कहाँ से, देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन का तो इसके सुनो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो हजारों लाइन होंगी, तो कौन से लाइन की बात कर रहे हो, उनका इक्वेशन यही होगा लेकिन लेमडा डिफरेंट होगा सबके लिए, क्योंकि ये कहीं मतलब लेमडा डिफरेंट होगा ना, तो ये किसी इस उसका निकालो, उसका इक्वेशन निकालो जो इससे पास कर रही है, परपेंडिकुलर तो ये भी होता वो भी होता, लेकिन इस पर्टिकुलर का निकालो जो इससे पास कर रही है, तो पास करा के लेमडा निकाल लोगे, तो पास कराओ -2 यहाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, तो माइनस ये भी देखिए -2 यहाँ रखोगे -2 और यहाँ 1 रखोगे -2, ये भी हो गया, प्लस लेमडा इक्वल टू 0, उधर जाके क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल टू +4 आ गया, +4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये इक्वेशन माने थे 2 तो इसी में पुट कर दो, तो क्या होगा x माइनस 2i प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 या थर्ड मान लो, ये आपका आ गया क्या, ये आ गया आपका L1 का, किसका इक्वेशन आ गया L1 का। अब दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो चलते निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अरे यार समझ में आया, मैं ये कह रहा था, अगर देखो जिसको ये नहीं समझ, भाई वीडियो इतनी बनाया गया है, या तो आप अपने से पहले जानते हो क्वेश्चन, अगर देखने खाली आए हो तो आपको पता तो होना चाहिए, एक लाइन दिया उसके परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या जिसको और नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ देखिए दिक्कत हो रही है, तो जैसे कि एक पॉइंट से पास करने वाले जिसका स्लोप पता हो तो इस पॉइंट से पास कराओ और स्लोप इसके परपेंडिकुलर ये पता चल गया है, इसका स्लोप जो है दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -1। अरे यार इसका स्लोप पता कर लोगे और इसका स्लोप m मान लोगे, m1 इंटू m2 -1, तो ये m पता चल जाएगा, x y1 पता है x1 पता है, तो भी यही इक्वेशन आएगा, या उस तरह करोगे इजीली हो जाएगा। तो अभी इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आपने पढ़ा था, हमने देखो इंटरसेक्शन निकालना बताया था, तो इंटरसेक्शन निकालना तो 10th से पढ़ते आ रहे हो, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो निकालो उसको, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अरे यार देखो हम क्या लगा रहे हैं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, पहले वाले को उसको ऐसे लिखा जा रहा है और दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके लगा दो एलिमिनेशन, चाहे इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, हाँ चलो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब लगा रहे हैं एलिमिनेशन, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 2y हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे रहने दिया जाए क्योंकि यहाँ 2y माइनस में है, ऐड कर देंगे और ये देखो उधर ले जाके लिख लो -4, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, इधर कितना आएगा 4 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/5, x की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी को पुट करो, इसी में पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 4/5 माइनस, इसी में पुट कर रहे हैं इसी वाले इक्वेशन में, ये वैल्यू किसके निकालने के लिए y की, x की आ गई 4/5, तो ये हो गई दिस और 2y इक्वल टू -4। तो यहाँ देखिए ये उधर जाएगा -2y इक्वल टू -4 -4/5, तो क्या हो जा रहा है यार -2y, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 20 और ये तो 24 डिवाइड बाई 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये चला जाएगा और सॉरी देखिए ये आएगा, हाँ काट दो 12 हो जाएगा 12/5, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया 4/5 कामा 12/5, 4/5 कामा 12/5, यानी इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा 4/5 कामा 12/5, ठीक है, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, पॉइंट 0,8/3 कामा 1,3 एंड 82,30 तो इसमें ये इस तरह से निकालना है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो इस तरह इसमें निकालना। ये कह रहा है फॉर्म एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल, फॉर्म ए राइट एंगल ट्रेंगल, लाई यानी लाइन, इस तरह से बोल रहा है। तो पहले इसको ABC मान के सब कुछ काम करते हैं। ABC इसका स्लोप निकालते हैं कि क्या, अगर ट्रेंगल फॉर्म करेगा तो दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। ट्रेंगल फॉर्म करेगा तो पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप AB का, MAB क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 कितना है 3 माइनस 8/3, 1 माइनस 0। तो देखें ये कितना आ गया, ये करेंगे 9 होगा और ये होगा माइनस। देखिए 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 और ये 1 है 3, तो कितना आ गया 1/3। स्लोप निकालेंगे इसी तरह से। स्लोप MBC निकाल लो, इसका भी स्लोप ऐसे इसका और इसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो BC का निकाल लेंगे y2 माइनस y1। y2 कितना है 30, y1 कितना है, y2 30 मान लिया, y1 3 है। उसके बाद फिर x2 माइनस x1, x2 82 है, x1 कितना है 1 है। तो ये कितना है 27, ये कितना है 81। तो ये भी क्या है 3, 1/3 इसका भी आ गया। तो यानी अगर दोनों का स्लोप सेम है तो क्या होगा, स्लोप सेम होने का मतलब क्या हुआ। इसमें ऑप्शन किस तरह दिया है, हाँ तो ये कह सकते हो। और तो कोई ऑप्शन उस हिसाब से मैच नहीं करा, दोनों का इस तरह का। तो लाई आने लाइन, तो ये एक लाइन पे लाई करेगी, एक ही लाइन पे लाई करेगी ऐसे। ये पॉइंट यहाँ है, इसलिए इसका स्लोप क्या है, किसी से देखेंगे किसी भी एक्सिस से दोनों का स्लोप इक्वल होगा ABC। तो ये लाई आने लाइन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है ए लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट P पे प्लेस्ड है, P का कोऑर्डिनेट 1,3 दिया है, प्लेस्ड एट P 1,3 इज रिफ्लेक्टेड एट Q से रिफ्लेक्ट हो रहा है, P से। सुनिए अब बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले उसको करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तभी समझ जाएंगे। देखिए कह रहा है ए लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स P। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। P इमर्जिंग फ्रॉम P 1,3 इज रिफ्लेक्टेड एट Q इन द एक्सिस ऑफ x। मतलब ये जो है रिफ्लेक्ट हो, सुनिए यहाँ से आ रही है और x एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये Q है, ये क्या है Q, रिफ्लेक्ट हो रही है Q से ना। क्या बोला है देखो, ए लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट, ये पॉइंट सोर्स है 1,3 पे प्लेस्ड है, ये पॉइंट सोर्स है 1,3 पे प्लेस्ड है, 1,3 प्लेस्ड है, इज रिफ्लेक्टेड एट Q इन द एक्सिस ऑफ x, इन द x एक्सिस पे है, इन द एक्सिस ऑफ x, ये Q से रिफ्लेक्ट हो रही है। इफ रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू R 6,7, रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ कहीं R से पास कर रही है 6,7 से 7, देन अब्सीसा ऑफ Q। अब्सीसा ऑफ Q मतलब Q जो है, Q ये है, Q का अब्सीसा मतलब x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट x, 0। क्यों x पे कुछ होगा, y 0 होगा। तो यहाँ पे x1 0 ले सकते थे, x1, 0 या x, 0 या ये 0 कुछ भी ले सकते। तो यही पूछा है Q का क्या होगा अब्सीसा, यानी x कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो बात इसी के करने जा रहे हैं हम। तो देखिए क्या दिया जाए, अगर मान लीजिए ये बना रहा है यहाँ से थीटा इसका स्लोप है, तो अरे कैसे कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा, क्या दिख रहा है, अब बताइए क्या इसमें कर दिया जाए। कुछ तो नहीं होने वाला है इसका, तो लेकिन देखें कि क्या है। इसका स्लोप थीटा है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा। अगर बात किया जाए, देखिए इस लाइन का स्लोप थीटा है, तो इसका स्लोप कितना होगा उसका स्लोप। और देखिए
हमको पता है कि ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, और ये तो मिरर तो बोला नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला लगाएंगे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये देखिए तो ये अगर ये जो लाइन है यहाँ से क्या बना रही है थीटा, तो ये कितना बना रही है, ये वाली कितना बनाएगी, कैसे पता चलेगा कि कितना उसका एंगल है। तो देखें पूरा जो होता है पूरा ये भी क्या होगा रिफ्लेक्टेड, जितना ये जैसे रिफ्लेक्ट हुई जितना ये होगा उतना ये होगा, ये भी थीटा होगा। तो अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। रुक जाइए, ध्यान से पहले समझिए कि क्या ये कर रहे हैं, क्यों यही किया जा रहा है, और कोई मेथड तो नहीं है क्या इस सॉल्व करने का। देखिए बात यह है कि यहाँ लाइट आ रही है तो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो ये रिफ्लेक्टेड यहाँ से बना रही होगी वही एंगल यहाँ भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, ये और ये बराबर होगा। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही माना जाएगा, रिफ्लेक्शन वही वाला हो रहा है आई इक्वल टू आर वाला, तो ये थीटा है उतना ही रहेगा ये भी, तो ये भी थीटा होगा। लेकिन इसका स्लोप की बात करेंगे, इसका इंक्लाइनेशन कितना है एक्स एक्सिस से, इतना है 180 माइनस थीटा, और इसका इंक्लाइनेशन कितना है थीटा। तो यानी हम क्यू का स्लोप बताएं, क्यू का स्लोप ऑफ क्यू की बात करें, क्यू मतलब क्यू आर की बात करें, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और क्या होगा ये y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 7, y1 कितना है 0, x2 माइनस x1 6 माइनस x, तो ये कितना आ गया 7/6 माइनस x आ गया। किसका स्लोप, इसका टेन थीटा आ गया। इसका निकालेंगे तो इसका स्लोप लेंगे, टेन क्या बनेगा 10 180 माइनस थीटा बनेगा इसका। इसी में कुछ रिलेशन है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो दिया है रिलेशन करने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, तो हमारे माइंड में या आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ तो आएगा। यहाँ स्लोप वाला कंसेप्ट आया, स्लोप ये बना रहा है, और आपको पता है 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस का 10 थीटा। अब जो नए होंगे 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़े होंगे उनको ये दिक्कत होगी, तो इसको देख लेना, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक बताया जाता है 10 180 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है। ठीक, अब इसका स्लोप हम निकालो, कैसे निकालेंगे y2 माइनस, तो y2 3 है, y1 कितना है 0 है, फिर वो x1 x2 कितना है 1 है, और ये कितना है x है। तो यहाँ से आ गए माइनस उधर भेज दें तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आ गया -3/1 माइनस x। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि ये भी 10 थीटा की वैल्यू है, वो भी 10 थीटा की वैल्यू है। तो चलिए इधर इक्वेट करते हैं उसको। देखिए इक्वेट करेंगे हम लोग अगर, तो वहाँ से क्या हो जाएगा -3/x माइनस x माइनस 1 माइनस x, और यहाँ पे 7/6 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -18 हो जाएगा प्लस 3x, और उधर जाएगा 7 माइनस 7x। तो और चीज़ें सब इधर उधर करिए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, देखिए ये माइनस का 18 है और ये आएगा माइनस में आएगा तो -18 माइनस 7 माइनस का 25, और ये उधर जाएगा माइनस का 10x, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू क्या आएगा 25/10, तो कितना हो जाएगा 5/2। x तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया उसका 5/2, तो आंसर उसको देख लीजिए कितना है 5/2, ऑप्शन सही है, करेक्ट है। तो देखो यार अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या यूज कर लिया जाता कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, एक लाइट रे आ रही है फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसकी कोऑर्डिनेट बताओ। अब कोऑर्डिनेट बताने का ना ये डिस्टेंस दोनों इक्वल दिया है कि यूज करा लिया जाए। तो अब एक बात पड़ती थी कि इसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या हो गया, यही 180 माइनस थीटा ने देखिए कुछ और बनता जिसमें कोई रिलेशन ना हो, यहाँ पे 10 थीटा दोनों आ गया तो दोनों को इक्वेट कर लिया गया, निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही कि कहाँ क्या किया जाए। और आप ये देख रहे हो जो फार्मूले चीज़ें बताई जाती हैं वो तो याद होना ज़रूरी है, वो तो टूल्स हैं कि आपको वो नहीं पता है तब तो एक को नहीं कर पाओगे, वो पता होने के बाद भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन हो जाए जेईई मेंस वगैरह में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, टारगेट रखो कि टॉपिक पकड़ो, उस पर एक टॉपिक में कम से कम 50, जैसे मान लो अभी जितना टॉपिक हमने लिखा था इसमें मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन जो भी हुआ होगा, इतना क्वेश्चन हुआ तो इतने से थोड़ी काम चलेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और क्वेश्चन से ही आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, और आप पूरा फार्मूला सब पढ़ के बैठे भी रहो ना तो भी प्रॉब्लम आने वाली है।
ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। तो अब हम पार्ट 2 में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको आप देख लें, जिसको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट में करके बता सकता है, तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही।